यस पीपल, कैसे हैं आप लोग? होप सो फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे रहे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं फ्रेंड्स। नाउ फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। और बेटा हमारी आज की क्लास का जो टॉपिक है बेटा वो है इकोनॉमिक्स ऑनर सेमेस्टर 3 माइक्रो इकोनॉमिक्स 2018 का क्वेश्चन पेपर। और गाइस उसका आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन नंबर बी, सेक्शन बी, जिसके अंदर गाइस आपके तीन टॉपिक्स कवर होते हैं, दैट इज प्रोडक्शन थ्योरी, कॉस्ट थ्योरी एंड प्रॉफिट थ्योरी। गाइस तो 2018 का पेपर जो एक्चुअल आया था, जो पेपर होता है वो जो आया था वो गाइस वो मैं अभी आपसे शेयर करूंगा। अभी आपके सामने स्क्रीन पर लेकर आऊंगा गाइस। तो वहां से हम क्वेश्चन रीड करेंगे, जो भी क्वेश्चन में बताई गई बातें गाइस हम इस शीट पर सॉल्व करेंगे। सो गाइस कॉपी पेन निकाल के बैठ जाइए गाइस, और जो जो चीजें बता रहा हूँ एक एक चीज लिखना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी क्लास। नाउ दिस इज द क्वेश्चन गाइस, दैट इज 2018 का पेपर, क्वेश्चन पेपर माइक्रो इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 3। गाइस एक एक करके गाइस यहाँ पे रीड करना क्वेश्चन को ध्यान से। तो क्वेश्चन क्या कहता है आपसे बेटा इधर, दैट इज, वो कहते हैं जी हमारे सामने ये है कि एफ एल के इज इक्वल टू एक प्रोडक्शन फंक्शन है, दैट इज एल टू द पावर हाफ प्लस के टू द पावर हाफ की होल पावर स्क्वायर। यानी बेटा फंक्शन मिल गया आपको एल एल रूट प्लस के रूट की होल पावर 2। गाइस अगर आपको याद हो तो इस टाइप का क्वेश्चन आपने सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन में भी करा था। ठीक है गाइस, चलिए यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। गाइस जैसे कि हमारे पास में एक स्मॉल एफ का प्रोडक्शन फंक्शन है, ऐसे गाइस हमारे पास कैपिटल एफ में भी फंक्शन गिवन है। गाइस वो जो दे रखा है वो कुछ इस टाइप से दे रखा है कि जो कैपिटल एफ के एल है वो स्मॉल वैल्यू का क्यूबिक फंक्शन है। ठीक है बेटा, चलिए जी कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को। अब वो कहते हैं फर्स्ट पार्ट में डज स्मॉल एफ एल के, मतलब स्मॉल एफ एल के मतलब इसकी बात कर रहे हैं वो, एग्जिबिट कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग। गाइस ये आपको बताना है। तो जस्ट मैं आपको ये बात तो गाइस इधर बता देता हूँ, या एक काम करते हैं इसको हम अपनी शीट पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपने ए पार्ट पढ़ लिया होगा। तो गाइस ये ए पार्ट है, दिस इज द फंक्शन रूट एल प्लस रूट के का कंप्लीट होल स्क्वायर। गॉट इट। चलो गाइस, तो आपके सामने बेटा क्वेश्चन जो मैं आपको रीड करके बताया है, तो स्मॉल एफ के एल दे रखा है यहाँ पे रूट एल प्लस का रूट के, अच्छा रूट एल प्लस का रूट के की होल पावर बेसिकली 2 यानी स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे क्या करना है जी, हमें बेसिकली बेटा इधर सॉल्व करना है चीज़ों को। कहते हैं जी फर्स्ट पार्ट में कि इनके रिटर्न्स टू स्केल बताओ, यानी आरटीएस बताओ, इसका रिटर्न्स टू स्केल आरटीएस बताओ जी, इसका रिटर्न्स टू स्केल। अब कैसे बताना है जी? देखो सबसे आसान तरीका, सबसे इजी वे, जब भी आप रिटर्न्स टू स्केल बताते हो आप बेटा रिप्लेस कर दो, एल की जगह रख दो लैम्डा एल और के की जगह रख दो बेटा लैम्डा के। ठीक है बेटा, आपने क्या करा, एल की जगह पर रखा लैम्डा एल, के की जगह पर रखा बेटा आपने लैम्डा के। नाउ यानी आपने लैम्डा एल एंड लैम्डा के, तो गाइस यहाँ से क्या रहेगा जी, एल लैम्डा एल मतलब रूट में लैम्डा एल प्लस का रूट में लैम्डा के एंड टू इसकी होल पावर बेसिकली 2। गाइस अब देखो यहाँ से रूट लैम्डा बाहर निकल के आएगा, यानी पावर हाफ बाहर निकल के आएगी, तो रूट लैम्डा बाहर निकल के आया। यहाँ यहाँ रहा बेटा रूट एल प्लस का रूट के और इसकी कंप्लीट पावर हाफ। अगर आप एक बार ध्यान दें तो ये इस रूट एल से ही आला, यानी रूट एल सॉरी रूट लैम्डा की पावर 2, रूट लैम्डा की पावर 2। ठीक है बेटा, तो यहाँ से ये आई थिंक कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका प्रोडक्शन फंक्शन सेम जो पहले वाला था एफ एल के। तो अगर आपको आइडिया लग रहा होगा तो शायद आपको दिख गया कि दिस इज लैम्डा विथ पावर 1, दिस इज एफ एल के। गॉट इट। सो गाइस दिस इज बेसिकली कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। क्लियर? अच्छा, एक पार्ट तो ये हो गया। अगर तो मैं आपको एक छोटा सा नोट में एक चीज बता देता हूँ, अगर एग्जाम में थोड़ा सा भी क्वेश्चन इधर उधर से आ गया तो आप कैसे समझना। देखो बेटा एक चीज समझना, सब कुछ सही है। आपने जब यहाँ पे लैम्डा एल और लैम्डा के रखा था तो यहाँ पे लैम्डा बाहर आया था विथ पावर एन, और बाकी फंक्शन वही रहा जो था। तो अब अगर कि बेटा ये एन अगर एक के बराबर है तो आप इसे बोलोगे सी आर एस, एन अगर एक से ज़्यादा तो बेटा आप इसे बोलोगे आई आर एस, और अगर एन एक से कम है तो बेटा इसे आप बोलोगे डी आर एस। तो बेटा ये मैंने जैसे आपको एक कंसेप्ट समझा दिया कि अगर एग्जाम में कुछ ऐसी बातें भी आ जाती हैं
तो बेटा आप इसको अपने एंड पर भी सॉल्व कर सकते हो। ज़्यादा क्या होगा, जैसे ये क्वेश्चन उन्होंने सी आर एस पर दे दिया, आगे का ये क्वेश्चन आपको डी आर एस आई आर एस पर बेस पर दे देंगे। ठीक है बेटा, सो ये आपका एक पार्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। आगे बात करते हैं बेटा हम लोग यहाँ पर। तो बी पार्ट इज दैट के वो कहते हैं जी, डज एफ एल के, यानी ये जो जो कैपिटल है ना एफ एल के, ये दे रखा है स्मॉल का क्यूब। ठीक है जी, स्मॉल वैल्यू का क्यूब। कहते हैं अब ये बताओ कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड वट एवर द वैल्यू, इसके लिए देख लेते गाइस, इसको बताते जी क्या होगा। वैसे अगर मैं आपको सजेशन देता हूँ, हम इसका गाइस इतनी स्पेस हमारे पास यहाँ पर भी है, हम इसको यही सॉल्व कर लेते हैं। जो बेसिकली कैपिटल की वैल्यू होगी रूट एल प्लस का रूट के टू दी होल पावर 2, एंड उसकी पावर बेसिकली देखो होल पावर 2 है और इसका जो टर्म है वो 3 है। तो आपको पता होगा जैसे मैथमेटिकल कंसेप्ट चलता है कि a टू द पावर m की होल पावर n, तो वो हो जाता है m इंटू एन। तो ये हो जाएगा रूट एल प्लस का रूट के की होल पावर 6, 3 टू द 6। गॉट इट गाइस? अगर मतलब पावर्स होती हैं अगर, तो बेसिकली जिस बेसिक लेवल के कंसेप्ट हैं, पावर ऐड होती हैं जब सेम वैल्यू की पावर मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, और मतलब ऐसा होता है ना a टू द पावर m और a की पावर n, तो ये a की पावर m प्लस n हो जाता है। और अगर a की पावर m की होल पावर n होता है तो बेटा ये a की पावर m इंटू n हो जाता है। गॉट इट? तो कुछ बेसिक कंसेप्ट से आप ये तो छोटी क्लास में सीख चुके होंगे। बताए इसलिए रहूँगा कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके ये टॉपिक भी वीक होते हैं। कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, टॉपिक वीक है तो कोई अब क्या करें, वीक है तो। ठीक है जी, चलो कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं गाइस। वही प्रोसीजर, पुट लैम्डा एन एंड लैम्डा के ऑन द प्लेस ऑफ एल एंड के। तो ये बन जाएगा बेटा इधर लैम्डा एल रूट लैम्डा के रूट की होल पावर 6, लैम्डा रूट बाहर आया उसकी पावर 6 आई। ठीक है जी, यहाँ बचा बेटा लैम्डा एल, सॉरी रूट एल एंड रूट के। अच्छा मुझे बताओ ये क्या रहेगा, ये हाफ और ये इससे कट जाएगा तो ये क्या रहेगा जी, इधर लैम्डा की पावर 3 आ जाएगी। ये क्या आ गया मेरे बच्चे, लैम्डा टू द पावर 3, और ये आपका वही प्रोडक्शन फंक्शन बन गया जो ये था। अब मुझे एक बताओ लैम्डा की पावर कितनी आ गई जी, 3। आगे नहीं आ गई, अब देखो 3 आई है। इसका मतलब बेटा ये ये फंक्शन कैसा है बेटा, IRS, DRS और CRS। अब ये बता दो बेटा, एनीवन एल्स गाइस, दिस इज बेसिकली IRS। ठीक है, क्योंकि जब आप लैम्डा की बेसिकली जब आपका फंक्शन आपका जैसा फंक्शन है मैं आपने लैम्डा बाहर निकाल लिया, तो लैम्डा की पावर जो होती है उसे हम बेसिकली 1 से कंपेयर करते हैं, 1 से ज़्यादा 1 से कम और 1 के बराबर। गॉट इट? तो गाइस दिस इज द IRS। लेकिन यहाँ पे वैसे तो IRS हो गया, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एग्जामिनर ने, क्योंकि गाइस देखिए हम तो टॉपिक की डेप्थ जानते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंगली इसमें 2-3 चीज़ें और देनी चाहिए थी इन लोगों को क्वेश्चन के अंदर। क्या किया कि इस मतलब इस पार्ट के अंदर उनको कुछ ट्रांसफॉर्मेशन कंसेप्ट बताना चाहिए था मोनोटोनिक वाला, क्योंकि गाइस अगर ये देखो तो इट्स बेसिकली अ मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इट्स अ मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो गाइस चलिए कोई बात नहीं, उन्होंने नहीं दी ये सब चीज़ें तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब अब एक बात बताओ, यहाँ पे इन्होंने बी पार्ट में नहीं दी, इन्होंने बट सी पार्ट में दे दिया आपको। देखो बेटा कंसेप्चुअली चीज़ें तो ये बताई जाती हैं इधर, अगर हम यहाँ पे डिस्कशन करें कुछ इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू सम इकोनॉमिस्ट, कि ये जो एफ वाला फंक्शन है ना ये बेटा CRS है। अब बताओ क्यों? रीजन इज दैट कि जब हमारा ये FLK था तो इसका मान लो इसका कुछ भी कंसेप्ट आया था ये CRS था, और जब हमने ये FLK निकाला तो बेसिकली गाइस ये FLK इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्मॉल FLK। ठीक है, तो यानी इसका मतलब क्या होता है, जो इसका रिटर्न होता है वही इसका सेम रिटर्न होता है, रिटर्न टू स्केल होता है, बट क्या होता है कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो दोनों ही बातें सही हैं। अगर आप इसका बेटा IRS भी लिखते हो तो इस वजह से सही है क्योंकि बाय कैलकुलेशन, लेकिन अगर गाइस एज एन इकोनॉमिक मीनिंग लिखते हो, इकोनॉमिक्स की डेप्थ, तो गाइस मेरे अकॉर्डिंगली ये भी वैल्यू CRS होनी चाहिए। गॉट इट? दिस वैल्यू इज आल्सो बी द CRS, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल।
गॉट इट? क्लियर गाइस? यहाँ तक मेरी बात समझ में आई आप लोगों को अच्छे से? ठीक है जी, आगे बात करते हैं। अब वो ये कहते हैं आपसे कि व्हाट डज दिस फंक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन टीच यू अबाउट द शेप ऑफ द आइसोक्वांट एंड आरटीएस। देखो बेटा, रिटर्न्स टू स्केल, जैसे कि मैंने बताया इस वाले थर्ड पार्ट में आपको लिखना है कि रिटर्न्स टू स्केल सबसे पहले आर सेम फॉर बोथ केस, आर सेम फॉर बोथ फंक्शंस, गॉट इट? रिटर्न्स टू स्केल सेम रहेगा, दैट इज सीआरएस एंड सीआरएस। गाइस मैं रिपीट कर रहा हूँ, आईआरएस होगा मैथमेटिकली, मैथमेटिकल टर्म्स में, ठीक है जी, इन इन मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशंस, और बेटा सीआरएस होगा इन इकोनॉमिक सेंस। इकोनॉमिक सेंस में जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है इकोनॉमिक्स की बेटा, उसके अंदर उनका रिटर्न सेम रहता है, ठीक है, कुछ एडवांस लेवल की इकोनॉमिक्स है बेटा ये। हाँ, लेकिन अगर हम बात करते हैं आइसोक्वांट्स की, तो आइसोक्वांट बेटा इतना हो जाएगा कि स्मॉल एफ वाला आइसोक्वांट यहाँ पर आ जाएगा और वाला आइसोक्वांट थोड़ा आगे चला जाएगा, फर्क इतना होगा। और इट्स बेसिकली ये पैरेलल शिफ्टिंग होगी, इट्स अ लेवल इफेक्ट बेसिकली। अगर आप बात करते हो लेवल इफेक्ट, यहाँ पे क्या आएगा? लेवल इफेक्ट। वाई लेवल इफेक्ट? क्योंकि आप खुद सोचो क्यूबिक लेवल इफेक्ट आ गया, गॉट इट? यहाँ तक मेरी बात समझ में आएगी बेटा आपको? तो इसमें आपको दो चीज़ें लिखनी है, एक तो रिटर्न्स टू स्केल लिखना है जो कि सेम है दोनों के लिए, और जो आपका आइसोकोन का शेप है बेटा वो शिफ्ट हो जाएगा पैरेलल, एंड इट्स नोन एज बेसिकली लेवल इफेक्ट। क्यूबिक लेवल से आगे शिफ्ट ये हो जाएगा, गॉट इट? नाउ अब बेटा हम इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट क्या है जरा ध्यान से देखना। बी पार्ट है बेटा के एन प्लस, मतलब के प्लस एल प्लस टू रूट के एन, यहाँ पे लेबर और कैपिटल है। और वो क्या कहते हैं? कहते हैं जी डिराइव द स्लोप ऑफ आइसोक्वांट्स टेस्ट फॉर कॉन्वेक्सिटी कॉन्केविटी ऑफ द कर्व्स। अब देखो, वैसे तो अगर आपको याद हो मैंने अपनी न्यूमेरिकल क्लासेस के अंदर ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी करवा रखे हैं, ठीक है, और ये पैटर्न मैं बहुत साल से करा रहा हूँ, तो ये ऑलरेडी का क्वेश्चन हुआ हुआ है कि अगर आपको बेटा कॉन्केविटी और कॉन्वेक्सिटी बतानी है तो आप बेसिकली स्लोप की कैसे हेल्प लेते हो, स्लोप से कैसे कॉन्केविटी कॉन्वेक्सिटी हम बता पाते हैं। तो गाइस मैं आपको वो सॉल्व करवा देता हूँ नॉर्मल शीट पर, ठीक है बेटा? तो इसका बी पार्ट बेटा आपके सामने ये रहा, दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन दे रखा है एल के इज इक्वल्स टू एफ एल के इज इक्वल्स टू के प्लस एल प्लस का टू रूट के एल, ठीक है जी। अब वो कहते हैं जी हमें डिराइव स्लोप, बेसिकली डिराइव स्लोप बाय फॉर डिस्कशन अबाउट कॉन्केविटी और कॉन्वेक्सिटी। इसका स्लोप ड्राइव करो किस चीज़ के लिए? कॉन्केविटी और कॉन्वेक्सिटी के डिस्कशन के लिए। तो बेटा करते हैं, तो अगर हम इसके स्लोप की बात करते हैं तो एज यू नो का स्लोप ऑफ दिस बेसिकली एम पी एल अपॉन में एम पी के, एंड अगर बाहर माइनस साइन आएगा अभी मैं लगा देता हूँ, बाद में हटा दूंगा। दैट इज यहाँ आपने एम पी एल करा तो यहाँ पे आया 1 प्लस 2 अपॉन में 2 रूट। देखिए ये बेसिकली क्या आ जाएगा, पहले तो ये के एल हो जाएगा, फिर के एल का करूंगा, हाँ जी बेटा क्या आएगा? इधर के एल में से आएगा के, गॉट इट? यानी ये ऐसे हो गया, फिर अपॉन में 1 प्लस, इसे कट जाएगा बेटा 1 प्लस 2 अपॉन में 2 रूट के एल, एन ऊपर आएगा एल, और थोड़ा बहुत बेटा आप इसको सिंप्लीफाई कर लेते हो तो हो जाएगा 1 प्लस में रूट के बाय एल, एंड अपॉन में 1 प्लस रूट एल बाय के, ठीक है जी। यहाँ तक मेरी बात समझ में आई आपको? तो दिस इज बेसिकली हमारा हो गया ये स्लोप। क्लियर बेटा? यहाँ तक क्लियर आप लोगों को? अच्छा, थोड़ा बहुत इसको सिंप्लीफाई अगर हम लोग कर लेते हैं तो ये क्या रहेगा जी, दैट इज रूट एल प्लस का रूट के अपॉन में रूट एल, एंड उसके बाद अपॉन में रूट के प्लस का रूट एल अपॉन में रूट के। ऐसे तो होगा बेटा इसका एलसीएम, अगर आप इसका एलसीएम भी लेते हो तो अगर आपको आइडिया क्लियर हो रहे हैं तो यहाँ से ये कैंसिल आउट होगा, तो बचा क्या क्या ऊपर जी, यहाँ पे जाएगा रूट के अपॉन में रूट एल। क्लियर बेटा? सो गाइस दिस इज द स्लोप विद द, मतलब माइनस साइन थे बट मैंने इसको मॉड में लगा दिया। सो गाइस दिस इज बेसिकली एम आर टी एस विद द मॉड साइन, ठीक है बेटा? सो दिस इज द एम आर टी एस। अब क्या पूछते हैं जी, वो कहते हैं जी स्लोप निकालने के बाद बताओ कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। देखो बेटा मेरा यहाँ पे सजेशन रहेगा, दो तरह के मेथड से। एक तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, आपको शायद पता होगा
हमने ये जैसे हमारे पास प्रोडक्शन फंक्शन आ गया था, तो हम इसको डी एम आर टी एस अगर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एल, अगर आपको चीज़ें याद हो डी एम आर टी एस विद रिस्पेक्ट टू एल, तो ये कुछ ऐसा था। अगर एम आर टी एस हमारे सामने एफ एल अपॉन में एफ के होता था, तो शायद ये इक्वेशन ऐसी आती थी जो आपको नॉर्मल कंसेप्चुअल क्लास में भी दिखी होंगी। एफ के का क्यू, ठीक है जी, एफ के एफ एल एल मतलब एफ के का होल स्क्वायर माइनस टू एफ एल एफ के और एफ के एल प्लस का एफ के का होल एफ एल का होल स्क्वायर और एफ के। सो गाइस इसको बताते थे इस मेथड से। अब देखो बेटा दो ही चीज़ है, क्योंकि ये भी जो निकाला है हमने स्लोप निकालने के बाद सॉल्व किया है, तो मैं आपको जस्ट यहाँ पे एक टेक्निक बता देता हूँ, सॉल्व तो आपको करना है। ये एफ जो आपने सॉल्व करा होगा बेसिकली एमपीएल और एमपी के, ये इसे कंपेयर मत करना, बट बेसिकली गाइस अगर आप इसको देखो तो दिस इज बेसिकली एमपीएल ऊपर वाला, दिस इज एमपीएल एंड दिस इज एमपी के, या फिर ऊपर वाला एफ एल नीचे वाला एफ के। तो गाइज फॉर द कॉन्केविटी कॉन्वेक्सिटी अगर ये नेगेटिव हो जाता है तो गाइज ये कॉन्वेक्स है, और अगर ये पॉजिटिव हो जाता है तो गाइज ये कॉन्केव है। ठीक है जी, अगर नेगेटिव होता है, अगर ये नेगेटिव होता है तो कॉन्वेक्स है, और पॉजिटिव होता है तो बेटा ये कॉन्केव है। गॉट इट, यहाँ तक बात समझ में आती है। अब मैं आपको देखो गाइज ये तो थोड़ा सा टेक्निकल टर्म हो गया, लेकिन गाइज उन्होंने सिर्फ स्लोप का नाम लिया, तो स्लोप के हिसाब से तो हम इतनी बात कर सकते हैं, तो जो उसको स्लोप होता है एम आर टी एस दैट इज जो हमने सॉल्व किया है वो आएगी यहाँ पे रूट के बाय एल। ठीक है जी, अब देखो के बाय एल रूट के बाय एल। अब मैं यहाँ से कहता हूँ कि हम ये कहते हैं कि जी एल को बढ़ाते हैं हम लोग, बिकॉज एल इज द लेबर इज द मेन रिसोर्स, लेबर इज द मेन रिसोर्स। देखो एक ये मेथड हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारे एम आर टी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ऑब्वियसली बात है बेटा वो गिरता हुआ दिख रहा है, अगर एल बढ़ाने से एम आर टी कम होता है तो इसका मतलब हो जाता है कि हमारा एल के बढ़ाने से हम लोग टूवर्ड्स एक्स एक्सिस जा रहे हैं। ठीक है, टूवर्ड्स एक्स एक्सिस का मतलब हो जाता है ये, यहाँ पे लेबर है यहाँ पे कैपिटल, तो हम टूवर्ड्स एक्स एक्सिस जा रहे हैं। समझ रहे मेरी बात को? तो बेसिकली गाइस क्या हो जाएगा, अगर लेबर बढ़ाने से हम एमआरटी मतलब टूवर्ड एक्स एक्सिस जाते हैं, मतलब टूवर्ड लेबर एक्सिस की तरफ जाते हैं, इट मीन दैट लेबर इज अ गुड इनपुट, लेबर इज अ गुड इनपुट। ठीक है, and as you know if labor is a good input then automatically capital is also a good input guys, क्योंकि ये टुगेदर इनपुट्स यूज होते हैं ना हमेशा प्रोडक्शन थ्योरी के अंदर, दोनों सेम इनपुट सेम नेचर के होते हैं, कभी कोई आगे पीछे नहीं होता, तो कोई गुड बैड नहीं होता। ठीक है बेटा, हम ये थॉमस माल्थस के अकॉर्डिंगली अज्यूम करके चलते हैं कि बोथ द इनपुट्स आर ऑफ सेम नेचर, और सेम नेचर में भी बेटा गुड नेचर। ठीक है, सो गाइस दिस इंप्लाइज दैट कि अगर दोनों इनपुट सही होते हैं तो गाइस आवर isochondria our production function is convex production function, convex production function। गॉट इट बेटा, मेरी यहाँ तक की बात समझ में आती है आपको? तो गाइस दिस इज द कंसेप्ट जो आपने इसको स्लोप की हेल्प से बताया है। क्लियर गाइस? चलिए जी अब हम आगे बात करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन हमारे सामने हो गया है इधर। ठीक है जी, अब इसका बी पार्ट कहते हैं कंप्यूट द क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव एंड कमेंट। अब जरा इसके बारे में भी देख लेते हैं हम लोग बेटा। इसका मतलब पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है और उस पर बेटा हमें कमेंट करना है। तो गाइस क्या करना है जी हमें इधर, हमारे पास में प्रोडक्शन फंक्शन कैसा की बनता है जी, वो था जी ये के प्लस एल प्लस का टू रूट के एल। अब क्रॉस पार्शियल्स क्या होता है, अगर मैं आपको थॉमस माल्थस की थ्योरी के अकॉर्डिंग बताऊं तो ये होता है एफ एल के और एफ के एल। ठीक है, तो आपको ये दोनों निकालने हैं। तो और दूसरी चीज, चलो पहले काम करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। एफ एल के का मतलब हो जाता है कि आप कि हमें इसको डेरिवेटिव करना है। चलो इसको तो वही सॉल्व कर लेते हैं बेटा हम लोग। ठीक है जी, मतलब आपको पता लग गया ना क्या करना है, एफ एल के निकालना है और एफ के एल निकालना है। ठीक है, अगर मैं इधर ही निकाल लूँ तो एफ एल का मतलब क्या होगा, एफ एल का मतलब ये 0 ये 1 एन प्लस का 2, 2 तो कट जाएगा बेटा, अब तो शायद आपको पता लग गया होगा, और ये हो जाएगा जी एफ एल के अकॉर्डिंगली के बाय एल। ठीक है जी, सिमिलरली एफ एल के अगर मैं अब मैं इसको के रिस्पेक्ट में करता हूँ तो यहाँ पे क्या रहेगा जी, यहाँ पे रहेगा 1/2
रूट के एल, ठीक है जी, 1 में रूट के एल। सिमिलरली मैंने यहाँ पे एफ पहले के निकाला, एफ के आया 1 प्लस 1 ये ऐसे करके आ जाएगा रूट एल के। फिर एफ के एल निकाला हमने तो यहाँ पे आएगा बेटा 1/2 के एल। गॉट इट? ठीक है बेटा। अब एक बार बताओ, पहली बात तो आपने एफ के एल एफ एल के निकाल लिया, हो गया जी। अब वो कहते हैं जी कमेंट। बेटा तो कमेंट में क्या लिखना है? कमेंट में मैं इधर स्पेस मुझे मिल गया तो मैं ये लिख रहा हूँ बेटा कमेंट में ये है कि जैसे कि आप देख पा रहे हो कि एफ एल के इज इक्वल्स टू एफ के एल है, क्योंकि आप देखो ना ये है 1/2 रूट के एल और ये भी है बेटा 1/में रूट के एल। इट मीन दैट, इसका मतलब क्या होगा बेटा? इसका मतलब होगा कि अकॉर्डिंग टू थॉमस माल्थस both of the goods are both of the commodities are good for each other। ठीक है, यानी यानी आप कह सकते हो वो जो भी दोनों कमोडिटीज हैं या फिर आप कह सकते हो दोनों इनपुट्स हैं, जो भी दोनों इनपुट्स हैं गाइस वो एक दूसरे के लिए गाइस प्रोडक्टिव है। अगर बेटा मैं आपसे वन वर्ड की बात करता हूं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि एक तो दोनों इक्वल है प्लस बराबर है, दोनों गाइस दोनों कोऑपरेटिव है, कोऑपरेट कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, आप अगर लेबर बढ़ाते हो उसके बाद कैपिटल बढ़ाते हो तो ये आपका जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो इंक्रीज करेगा, या फिर कैपिटल बढ़ाते हो फिर लेबर बढ़ाते हो, इसका मतलब गाइस आपका प्रोडक्शन फंक्शन इंक्रीज करेगा। इसका मतलब गाइस बोथ ऑफ द इनपुट्स आर कोऑपरेटिव विद ईच अदर। गॉट इट फ्रेंड्स? यहाँ तक मेरी बात समझ में आई आप लोगों को अच्छे से, बढ़िया से? चलिए जी आगे बात करते हैं बेटा हम लोग यहाँ पर। इसके आगे समझना है बेटा, यहाँ पे गाइस अब एक प्रोडक्शन फंक्शन दे रखा है उन्होंने, लेट क्यू इज इक्वल्स टू के एल स्क्वायर माइनस का एल क्यूब, वेयर क्यू इज क्वांटिटी ऑफ आउटपुट एंड दिस कहते हैं sketch the APL MPL curves carefully noting slope and convexity and concavity। गाइस इजी है यार, आपको इसका MPL और APL निकालना है वो हो जाएगा। फिर उसका गाइस आप स्लोप निकालना, ठीक है, आप बेसिकली उसका क्या करना है बच्चा? स्लोप निकालना है, MRTS उसका निकालना। उसके बाद बेटा MRTS को डिफरेंशिएट करो। देखो या तो ये लेवल होगा, वो एक स्टेटमेंट आपको बता देती है, या फिर आप ये देखो कि लेबर को बढ़ाने से MRTS पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर वो कम हो रहा है तो इसका मतलब भाई वो कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स फंक्शन है और स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स का स्लोप का नेचर हो जाएगा। और अगर L को बढ़ाने से MRTS बढ़ रहा है तो बेटा ये कॉन्केव हो जाएगा। गॉट इट? ठीक है गाइस, चलिए जी आगे बात करते हैं। इजी है और APL और MPL निकालना है तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। क्लियर गाइस? नाउ अब हमारे पास एक फंक्शन आता है टोटल कॉस्ट दैट इज C इज इक्वल्स टू क्यू डब्ल्यू टू द पावर हाफ V टू द पावर हाफ। अब देखो ये आ गया। अब वो कहते हैं यूज शेफर्ड्स लेमा टू अराइव एट द कंटीजेंट डिमांड फंक्शन फॉर लेबर एंड कैपिटल विद दिस एंड दिस। मैडम मैंने ये सारे के सारे पास्ट क्वेश्चन ऑलरेडी हमारी न्यूमेरिकल क्लासेस में करवा रखे हैं, बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा आसान है, बट मैं इसको आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ अलग पेज पर। लेकिन कहते हैं बहुत ईजी, और हम इसके दो पार्ट साथ में पढ़ लेते हैं। एक तो गाइस आपको यहाँ से लेबर डिमांड निकालना है, कैपिटल डिमांड निकालना है, दैट इज कंटीजेंट आएगी यानी शेफर्ड लेमा वाली आएगी। अब गाइस शेफर्ड लेमा क्या होता है वो तो गाइस आपको कंसेप्ट होना चाहिए, क्योंकि गाइस हम लोग पास्ट ईयर कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मुझे एज्यूम करना पड़ेगा कि आपको सब चीज़ आती है। क्लियर? उसके बाद गाइस ये बी पार्ट कहते हैं यहाँ पे, मतलब इसका सेकेंड पार्ट कहते हैं यूज दिस कंटीजेंट डिमांड फंक्शंस टू अराइव एट द प्रोडक्शन फंक्शन। गॉट इट? तो इजी सा है, सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। मैं एक बार प्रोडक्शन फंक्शन देख लेता हूँ क्या है प्रोडक्शन फंक्शन जी। यहाँ पर प्रोडक्शन फंक्शन है बेटा इधर, दैट इज क्यू डब्ल्यू एंड वी का रूट। ठीक है जी, चलिए जी नो बेटा मैं बता देता हूँ इधर, दैट इज हमारे सामने कॉस्ट दे रखी है क्यू डब्ल्यू की पावर हाफ वी की पावर हाफ। ठीक है, क्यू डब्ल्यू टू द पावर हाफ V टू द पावर हाफ। क्लियर बेटा? अब दो पार्ट बोले उन्होंने, एक तो बात ये बोली जी कि शेफर्ड लेमा यूज करके कंटीजेंट इनपुट डिमांड निकालो, यानी ये और ये निकालो। गाइस मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ,
अगर आप लोगों ने मेरी मेडिकल क्लास भी देख लोगे ना तो गाइस आपके सारे पास्ट ईयर क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो जो भी मैं हिंट वगैरह दे रहा हूँ तो आपको वहां से कंसेप्ट गाइस क्लियर हो जाएंगे, गॉट इट। तो जरा यहाँ से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस ये। तो हमारे पास दे रखा है यहाँ पे मतलब कंटीजेंट लेबर और कंटीजेंट कैपिटल निकालना। तो गाइस हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास ये कॉस्ट है ना, तो फॉर एल सी डिफ्रेंशिएट, फॉर एल सी partially differentiate cost with respect to W, मतलब partially differentiate cost with respect to W। तो क्या क्या आएगा जी, ये तो ये सेम रहेगा, ये आ जाएगा जी 2√W, ठीक है जी। W के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसको ये आ जाएगा अपॉन में जी, यहाँ आप इसको लिख सकते हो Q/2 रूट में V/W। गाइस दिस इज बेसिकली conditional input demand, that is contingent input demand, got it। now capital के लिए क्या करना पड़ेगा, KC के लिए differentiate your cost with respect to V, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा Q/2 W to the power half and V to the power half, क्लियर गाइस। और इसको आप और सॉल्व कर सकते हो, तो Q/2 to the whole V अपॉन में W। नाउ तो गाइस ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। सेकंड पार्ट क्या है जी, दी अंडरलाइंग प्रोडक्शन फंक्शन। तो गाइस प्रोडक्शन फंक्शन कैसे निकालेंगे हम लोग, हाँ बेटा कैसे प्रोडक्शन फंक्शन आएगा यहाँ पर, एनीवन एल्स। देखो बेटा मैं बता देता हूँ आपको, क्या करो डिराइव, या बेसिकली जैसे कि इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है, ये हमारे आंसर भी और इक्वेशन भी है, ठीक है। हम यहाँ से क्या करेंगे, डिराइव W/V फ्रॉम इक्वेशन 1 and equation 2 and equate them, यानी हमें हमें दोनों स्टेटमेंट से बेटा हमें क्या करना है, हमें W/V डिराइव करना है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट से बेटा हमें W/V डिराइव करना है। आफ्टर दैट जब ये डिराइव हो जाएगा देन हम बेटा क्या करेंगे, इसको इक्वेट कर देंगे दोनों को। तो मुझे बताओ, जैसे कि मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है बेटा, फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास बेटा यहाँ पर है Q/2 एंड रूट V/W, ठीक है जी। अब मुझे जस्ट देखो ये इसके बराबर है एल सी के, तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ से क्या करा, रूट V/W यही रखा और LC2 अपॉन में Q ले आया। एंड अब गैस मैंने क्या करा, थोड़ा सा इसका C वाली बात भी हटाती, तो ये 2L अपॉन में Q आ गया जी, क्लियर। और थोड़ा बहुत अगर इसमें हम इसको सिंप्लीफाई करते तो क्या आ जाएगा V/W 2L/Q, या फिर W/V, अच्छा एक बार और इसका स्क्वायर हो जाएगा, या फिर W/V इज इक्वल्स टू Q² अपॉन में 4L²। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, गॉट इट। सिमिलरली मेरे पास में KC दे रखा है Q/2 रूट W/V, ठीक है जी। Q/2 रूट W/ अच्छा एक W/V, या इट्स W/V, W/V। तो मैंने यहाँ से क्या करा जी, यहाँ से मैंने W/V रूट में सॉल्व किया इसको, तो ये आया जी 2K/Q एंड W/V इज इक्वल्स टू 4K² ठीक है जी। ये क्वेश्चन नंबर 4। जैसे कि हमने कहा था कि पहले डिराइव करो फिर इक्वेट करो, तो हमने इक्वेट करके निकाला जी। तो ये हो गया जी Q², इक्वेशन नंबर 3 में से Q²/4L², ये हो गया जी 4K² अपॉन में Q², जिससे आउटकम मिलेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके Q⁴ इज इक्वल्स टू 16L²K² एंड एज यू नो अगर आप यहाँ से Q इज इक्वल टू कर देते हो तो ये आएगा जी 16L²K² टू दी होल पावर 1/4, और सॉल्व करके बेटा ये आ जाएगा बेसिकली 2 और √KL, गॉट इट। नाउ तो बेटा ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है बेटा। तो मैं स्क्रीन लेकर आ रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, दिस इज द स्क्रीन बेटा। दैट इज क्या कहता है क्वेश्चन नंबर, इसका मतलब ये वाला हमें वाला पार्ट देखना है। कहते हैं डिस्कस द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ टोटल कॉस्ट फंक्शन
इसके बारे में बेटा डिस्कस करो। पहले है जी टोटल कॉस्ट इज नॉन डिक्रीजिंग इन आउटपुट एंड इनपुट प्राइस। दूसरा है जी टोटल कॉस्ट इज कॉन्केव इन इनपुट प्राइस। बेटा यहाँ पे मेरा सिंपल सा सजेशन है कि जो आपकी रीडिंग्स है, सबसे पहले तो मेरी क्लास नोट्स, मेरे जो भी क्लास नोट्स हैं उन क्लास नोट्स के अंदर मैंने एक एक चीज़ ही बता रखी है, ठीक है, थ्योरी है, आप वहाँ पे लिखिएगा। अदरवाइज अगर मेरी क्लास नोट नहीं है, इफ़ यू आर नॉट माई स्टूडेंट, देन क्लास नोट मुझसे ले लो या किसी अपने फ्रेंड से ले लो। मेरे नोट्स नॉर्मली सबके पास हैं। अदरवाइज फिर भी नहीं मिल रहे तो रीडिंग्स के अंदर जो टॉपिक है कॉस्ट थ्योरी का, उसके आखिर पेज पर यानी आखिरी के 2-3 पेजेस पे आपको प्रॉपर्टीज ऑफ कॉस्ट फंक्शन मिल जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये वहां से देख लेना। एज इट इज आपको उसकी थ्योरी लिख देनी, मतलब जो लिखा हुआ है ना डिटेल एक्सप्लेनेशन देनी। जैसे वो कहते हैं टोटल कॉस्ट इज नॉन डिक्रीजिंग इन आउटपुट प्राइस एंड इनपुट प्राइस। तो अब एक बात सोचना, जो टोटल कॉस्ट फंक्शन होता है वो इनपुट प्राइस का फंक्शन होता है और आउटपुट प्राइस का फंक्शन भी होता है, ठीक है। आउटपुट एंड इनपुट प्राइस। तो भाई ये देखना जी ये कैसे होता है, तो देखना ये प्रॉपर्टीज कैसे होती है वाली। इनपुट का भी फंक्शन होता है और वो आउटपुट का भी फंक्शन होता है, कॉस्ट फंक्शन, ठीक है बेटा। उसके बाद कहते हैं टोटल कॉस्ट इज कॉन्केव इन इनपुट प्राइसेस। यानी यानी जैसे जैसे W या R बढ़ता है, ठीक है, तो टोटल कॉस्ट फंक्शन पहले तो बेसिकली वो जो टोटल कॉस्ट फंक्शन होगा बेटा वो कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है, कुछ इस टाइप से होगा। तो गाइस ये भी वहां पर लिखा हुआ है, तो गाइस इसको एक बार रीड कर लेना, ठीक है। नाउ अब गाइस यहाँ पे देखना ध्यान से, क्या कहते हैं जी, Q इज इक्वल्स टू, ये फंक्शन दे रखा है उन्होंने, Q इज इक्वल्स टू L प्लस K टू द पावर 1/3, ठीक है जी। एंड ये पूरा फंक्शन दे रखा है। ए पार्ट कहते हैं जी हमसे वो डिराइव द इनपुट डिमांड फंक्शन फॉर लेबर, अब वो लेबर बोल रहे हैं, वैसे जरूरी तो नहीं है कि ये शॉर्ट रन की बात कर रहे हो, ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन वो लेबर की बात कर रहे हैं। इनपुट डिमांड फंक्शन फॉर लेबर, ठीक है, एक पार्ट। उसका बी पार्ट है यूज द इनपुट डिमांड फंक्शन डिराइव टू अराइव टू द टोटल कॉस्ट फंक्शन। गाइस चलिए ठीक है, इसका मतलब क्या है, वो आपसे लेबर की ही बात कर रहे हैं, डिमांड फॉर लेबर, ठीक है बेटा। और डिमांड फॉर लेबर, लेबर की डिमांड निकालने के बाद वहीं से टोटल कॉस्ट बताना है। तो चलिए मैं आपके लिए सॉल्व करता हूँ इस क्वेश्चन को, जरा ध्यान से समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए जी, नाउ मैं लिख देता हूँ बेटा क्वेश्चन आपके लिए, दैट इज Q इज इक्वल्स टू L प्लस K टू द पावर 3, ठीक है, L प्लस K टू द पावर 3। बेटा देखो ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है ये बेसिकली कौन सा प्रोडक्शन फंक्शन है, अगर इसमें आपसे पूछूं तो आप क्या बताओगे कौन सा प्रोडक्शन फंक्शन होता है बेटा ये। एनीवन एल्स, किसी कुछ आइडिया, कुछ भी आइडिया किसी को भी कि कौन सा प्रोडक्शन फंक्शन हो सकता है ये। हाँ जी बेटा, एनीवन एल्स, कुछ भी आइडिया किसी को भी, कैसा भी बेटा आइडिया। बेटा ये जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है बेसिकली बेटा ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होता है, ठीक है। और मैंने एक बार क्वेश्चन भी चेक कर लिया, आई थिंक ये 1/3 है, ठीक है, L प्लस के होल 1/3, ठीक है। गाइस दिस इज बेसिकली परफेक्ट सब्स्टिट्यूट या फिर लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन, लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन। गॉट इट फ्रेंड्स, यहाँ तक की बात आपको समझ में आती है। अब देखो सॉल्व करना है इसको, हमें सॉल्व करने में आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको चाहिए इसका इनपुट डिमांड फॉर लेबर। तो इसका मतलब क्या है, इनपुट डिमांड फॉर लेबर का मतलब क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर है ओनली कंज्यूम लेबर या फिर ओनली यूज लेबर फॉर देयर प्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम इसका एमआरटी निकालेंगे बेटा इस चीज के लिए। एमआरटी का फॉर्मूला होता है एमपीएल अपॉन में एमपी के, दैट इज 1/3 L प्लस के टू द पावर माइनस का 2/3, ठीक है। आप चाहो तो इसको जस्ट सॉल्व कर सकते हो ऐसे भी, अपॉन में 1/3 L प्लस के टू द पावर माइनस का 2/3, एंड गाइस सब कैंसिल आउट होकर क्या आ जाएगा यहाँ से 1, ठीक है बेटा। तो बेटा ये बेसिकली हमारा आ गया 1। अब वो कहते हैं हमसे, अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो कंपेयर इट विद, बेसिकली कंपेयर द MRTS with
इनपुट प्राइस रेशियो, इनपुट प्राइस रेशियो। अब एक बात बताओ गाइस, जस्ट एक बात बताओ मुझे सिंपली, कि जैसे कि आप लोग जानते हो कि उनके हिसाब से भी अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने खुद बोला है कि हमें इनपुट डिमांड फॉर लेबर चाहिए। सो इनपुट डिमांड फॉर लेबर का मतलब तो ये हो जाएगा ना कि भाई कैपिटल जीरो है। अगर आप बात भी करें इनपुट डिमांड लेबर की तो यहाँ पे कैपिटल तो जीरो हो गई। सो फॉर इनपुट डिमांड, अगर आप इनपुट डिमांड फॉर लेबर की बात करते हो तो ध्यान रखना लेबर का मतलब हो जाता है कैपिटल जीरो हो जाएगा। रीजन क्योंकि हम एक ऐसे प्रोडक्शन फंक्शन की बात कर रहे हैं जिसका बेटा एमआरटीएस क्या है बेटा 1। हम एक ऐसे प्रोडक्शन फंक्शन की बात कर रहे हैं बेटा जिसका एमआरटीएस क्या है 1। और गाइस आपने अच्छे से पढ़ा होगा कि जो एमआरटीएस यानी जो स्लोप कांस्टेंट होते हैं तो वहां पे एक सोल्यूशन आता है इधर लेबर और कैपिटल। और जब ये कंफर्म है कि ये लेबर ही निकालना है तो कैपिटल कंफर्म जीरो होगा। नाउ अगर हम यहाँ से इनपुट डिमांड निकालें तो क्या आएगा जी, Q इज इक्वल्स टू, अगर मैं जस्ट इनपुट डिमांड निकालता हूँ इधर से तो आएगा जी Q इज इक्वल्स टू एल प्लस के टू द पावर 1/3। Q इज इक्वल्स टू एल तो ये रहा, के है 0 टू द पावर 1/3 तो एल हो जाएगा इधर Q टू द पावर 3। गॉट इट, एल हो जाएगा जी यहाँ से Q टू द पावर 3। क्लियर गाइज, यहाँ तक बात समझ में आती है। तो गाइज इसका ए पार्ट था। फिर बाद में ये कहते हैं कि ऑल्सो सॉल्व फॉर टोटल कॉस्ट फंक्शन, टोटल कॉस्ट फंक्शन ऑल्सो सॉल्व फॉर टोटल कॉस्ट फंक्शन अगर प्रोड्यूसर ओनली यूज लेबर। तो कॉस्ट फंक्शन क्या होता है जी, दैट इज डब्ल्यू एल प्लस का आर के, यू नो बेसिकली कैपिटल इज जीरो तो एन की जगह आप क्या रख दो यहाँ पे क्यू का क्यूब। तो टोटल कॉस्ट इज डब्ल्यू क्यू क्यूब। गाइज इट्स अ मिनिमम कॉस्ट, गॉट इट, it's guys minimum cost. Why minimum cost? Because as you know if the producer use labor it means that labor is the cheap input, labor is the cheap input so that he use labor, ठीक है, cheap input for production। क्लियर गाइज, तो गाइज हमारा यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब गाइज हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। तो गाइज हम उस क्वेश्चन को भी सॉल्व यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है बेटा। नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, जरा ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 ही कहता है आपसे कि लेट सपोज गाइस ये हमारा एक डिमांड फंक्शन है Q इज इक्वल्स टू A P टू द पावर B वेयर Q इज द आउटपुट and P इज द प्राइस। अब वो कहते हैं व्हाट इज द इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ B, ठीक है जी, व्हाट इज द इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ B वेरीफाई यूजिंग द डिमांड कर्व। तो एक तो ये बताना है यहाँ पर, उसके बाद बताना है व्हेन इज MR पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेट दिस टू बी। तो मतलब अगेन गाइस बी का इंटरप्रिटेशन, ठीक है, वो इंटरप्रिटेशन कनेक्ट हो जाएगा उससे। और फिर सी पार्ट गाइस इसका इफ अ फर्म इज मैक्सिमाइजिंग इट्स प्रॉफिट वेयर विल इट प्रोड्यूस। तो गाइस वो तो चलो समझ में आती है बात। थर्ड वाले पार्ट में तो आप यही कह सकते हो ना, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू TR माइनस का TC। एंड गाइस वो कहता है जी फर्म अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म में प्रॉफिट मैक्सिमाइज करती है तो कहाँ प्रोड्यूस करेगी। तो गाइस वो तो ऑप्टिमम क्यों बता देना, वो तो सिंपल से इजी है, डिफरेंशिएट करना है, पुट इट इक्वल टू 0। बट द पॉइंट इज दैट वो कहते हैं एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब बस ये गेम है। अब देखो एक चीज मैं जैसे मैं मतलब गाइस आपने तीनों पार्ट पढ़ लिए, अब मैं इसको सॉल्व कराता हूँ तो आप देखना आपको एक पार्ट से सारी चीजें बड़ी क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि उन्होंने यहाँ पर बी की बात बोली है, यहाँ पर बी की बात बोली है और यहाँ पे उन्होंने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात बोल दी। तो मैं एक चीज लिखूंगा तो जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि तीनों पार्ट्स इनडायरेक्टली मतलब कनेक्टेड है, ठीक है बेटा। चलो जी सॉल्व करते हैं। आप एक बार गाइस ये प्रेफरेंस लिख लीजिए, दैट इज Q इज इक्वल्स टू A P टू द पावर B। नाउ गाइस आपके सामने क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ आपको, दैट इज Q इज इक्वल्स टू A P टू द पावर B, ठीक है जी, Q इज इक्वल्स टू A P टू द पावर B, ठीक है। और अब वो कहते हैं इसका इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन बताओ जी। अब देखो गाइस इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन B का होता क्या है, मैं जस्ट अगर यहाँ पर इसको Q को बेसिकली इस Q को अगर मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ, मान लो मैंने इस Q को डिफरेंशिएट किया डी क्यू बाय डी पी, समझ ना गाइस, ये आएगा A B P
टू द पावर b माइनस वन, ठीक है जी। और थोड़ा बहुत सॉल्व करते हुए अगर मैंने इसको, अब देखो ये वैल्यू आ गई, चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद बेटा जस्ट मैंने अगर फॉर इलास्टिसिटी, देखो मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ, अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक तो सी पार्ट में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दे रखा है, दूसरा जब आप एक क्वेश्चन कर लोगे तो कहते आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि जो इस टाइप के डिमांड फंक्शंस, ये इस टाइप के बेटा ये प्रोडक्शन फंक्शंस होते हैं ना, जो प्राइस पर डिपेंड होती है डिमांड फंक्शंस होते हैं, कि उनकी जो पावर्स होती है वो इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट करती हैं। देखो कैसे, मैं जैसे बताता हूँ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और जिसका फॉर्मूला आप जानते हैं, दैट इज डी क्यू बाई डी पी इंटू पी बाई क्यू, इंटू पी बाई क्यू, है ना, dp बाई डी क्यू बाई डी पी इंटू पी बाई क्यू। अगर आपको याद भी हो तो गाइस आपको पता होगा दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। तो डी क्यू ऑटोमेटिकली ऊपर ही आता था और डीपी नीचे आता था। अब गाइस ये बताओ, ये आपकी वैल्यू है डी क्यू बाई डी पी, ये उठा के यहाँ पुट कर दो जरा, तो आप क्या बोलोगे जी, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला था, तो आपने बोला जी हमने यहाँ पर रख दिया सिर्फ इसकी जगह पर, तो ये आया जी ए बी पी बी माइनस वन इंटू पी ये रहा और अपॉन में क्यू। अब जरा एक बार बताना, ये आएगा ए बी पी टू द पावर बी अपॉन में पी इंटू पी बाई क्यू, पी से पी गया। और एक बार बताऊँ मैं आपको, ए, चलो ए तो बाद में लिखते हैं, पहले हमने लिखा बाहर बी, अभी ए पी टू द पावर बी अपॉन में क्यू। आपको पता है ये वैल्यू क्यू की इसके बराबर है, तो आप चाहो तो इस वैल्यू को बेटा कैंसिल आउट कर सकते हो, यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू बी, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज एग्जैक्टली इज इक्वल्स टू बी। सो गाइस दिस इज द इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ बी, दैट बी रिप्रेजेंट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, बी रिप्रेजेंट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। गॉट इट, यहां तक मेरी बात समझ में आई बेटा आपको, बी रिप्रेजेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके गाइस, नाउ अब इसका गाइस बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट क्या कहता है आपसे, कहते हैं व्हेन इज एमआर पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, कब एमआर बढ़ेगा कब एमआर कम होगा। तो जस्ट बी पार्ट देखो, क्यू जैसे कि आपको पता है ए बी पी टू सॉरी ए पी टू द पावर, ये ए पी टू द पावर बी दे रखा है, ठीक है जी। और आपसे वो एम आर की बात कर रहा है, तो एम आर का फॉर्मूला क्या होता है, टी आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू होता है। अब कैसे करोगी, इसका तो डेरिवेटिव भाई विद रिस्पेक्ट टू क्यू होता है। एक तो कहता आप ऐसे बता सकते हो, लेकिन लेकिन एक तो ये वे हो गया, लेकिन अगर आपने थोड़ा बहुत स्टडी करा हो, थोड़ा बहुत कहता आप लोगों ने स्टडी करा हो, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे सामने एक इक्वेशन आती थी एम आर की, तो देखो वो सीधा सीधा एम आर को बी से रिप्रेजेंट कर रहा है, और बी है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दैट इज ए। तो हमें देखना है कि वो कौन सा इक्वेशन है जो एम आर और इलास्टिसिटी को रिलेट करता है। तो गाइस यहाँ पे एम आर इज इक्वल टू होता है पी पी इंटू वन प्लस वन अपॉन में ई, दिस इज द कंडीशन, ठीक है गाइस। अब वो कहते हैं कि एम आर पॉजिटिव है, एम आर पॉजिटिव है, तो एम आर पॉजिटिव कब होगा बेटा, आप बेटा खुद लॉजिकल सोचो, एम आर पॉजिटिव कब होगा। अब ऐसे सोचना, अगर आपको मैं कॉन्सेप्चुअली बता दूं तो बेटा, तो मैंने अपने कॉन्सेप्ट्स क्लासेस में ये सारी चीजें बताई हैं, एक एक चीज नोट करवाई है, क्या कि बेसिकली जब हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईडी हमारा बेटा जब भी हमारा लेस देन माइनस का वन होता है, जस्ट लेस देन माइनस वन, मान लो माइनस वन से कम, माइनस वन से कम मतलब टूवर्ड्स नेगेटिव एक्सिस, टूवर्ड नेगेटिव, मान लो माइनस का टू मान लो, तो अगर मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ एम आर इज इक्वल्स टू पी ब्रैकेट वन माइनस का वन अपन में टू, मतलब प्लस था और वो माइनस टू है तो वो माइनस बाहर आ गया, तो आप देखें इधर, तो ये आया दैट इज हाफ विच इज positive, it means that MR is also positive. So it means guys क्या कि MR कब पॉजिटिव होगा, जब B आपका माइनस वन से ज्यादा होगा। MR is positive when B is more than माइनस वन। एक मिनट, B is
b is less than -1, सॉरी, b is less than -1 बिकॉज b रिप्रेजेंट करता है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। एंड सिमिलरली एक बात और, वो मैं दूसरा बता रहा था, एम आर नेगेटिव होगा व्हेन b is more than -1, ठीक है बेटा। तो वट एवर द वैल्यू b बट मोर देन -1 हो, ठीक है जी। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखना, क्लियर है बेटा। तो ये हमारा बी पार्ट भी सॉल्व यहाँ पर हो गया। नाउ अब बेटा हमसे उन्होंने सी पार्ट पूछा है। सी पार्ट क्या है बेटा, कहते हैं जी इफ अ फर्म इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग इट्स प्रॉफिट, बेसिकली प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग हो तो वो कहाँ पर प्रोड्यूस करेगी और इसको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में रिप्रेजेंट करो बेटा। तो वो जरा कंसेप्ट समझो, कहते हैं जी वो कहाँ प्रोड्यूस करेगी। देखो समझना बेटा, अगर मैं इसी स्टेटमेंट को यूज करूं तो हमें पता है एट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल आवर कंडीशन इज व्हाट। अगर आपको मैं बता दूं कंडीशन क्या होती है, तो बेटा कंडीशन होती है एम आर इज इक्वल्स टू एम सी। एंड व्हाट इज एम आर हेयर, एम आर इज पी ब्रैकेट 1 प्लस का 1 अपॉन में ई। एंड व्हाट इज ई हेयर, E is B, and what is B? B is the elasticity of demand. Got it? So this is P 1 plus 1 upon में B. Got it friends? यहाँ तक मेरी बात समझ में आती है आपको अच्छे से, बढ़िया से, क्लियरली? चलो जी, बहुत बहुत बढ़िया बेटा। अब कॉन्सेप्ट के लिए बेटा सारी बातें हैं, अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हो, यानी MC इज इक्वल्स टू P 1 प्लस का 1 अपॉन में E, या B भी कह सकते हो। तो गाइस दिस इज आवर कंडीशन बेसिकली, ठीक है, दिस इज आवर कंडीशन। अब अगर थोड़ा बहुत इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, तो हम यही कह सकते हैं कि P इज इक्वल्स टू MC एंड B अपॉन में B प्लस 1। so this is the equilibrium condition, got it? equilibrium condition। now अब बात होती है, अब देखो क्लियर सी बात है ना, आप यहाँ से प्राइस डिसाइड कर लो। अगर आप यहाँ से बेटा इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड कर लोगे तो ऑटोमेटिकली बेटा क्वांटिटी डिसाइड हो जाएगी, समझ रहे मेरी बात को। इफ यू डिसाइड P फ्रॉम हेयर देन यू कैन इजीली डिसाइड whatever the quantity you will be able to produce at a profit maximization level। got it friends? मेरी यहाँ तक की बात समझ में आती है आपको अच्छे से, क्लियरली, बढ़िया से? चलिए जी, अब बेटा इसका जो 7th क्वेश्चन है इसका लास्ट पार्ट देख लो, बी पार्ट, वो तो मैं इधर लिख देता हूँ आपके लिए, बहुत छोटा सा पार्ट है गाइस। दैट इज Q इज इक्वल्स टू A K टू द पावर A K टू द पावर, तो ये हो जाएगा जी 2/5 एंड L टू द पावर 2/5। गॉट इट? अब क्या पूछते हैं वो, उनका कंसेप्ट है कि डिराइव द इनपुट डिमांड फंक्शन, डिराइव द इनपुट डिमांड फंक्शन, डिराइव द इनपुट डिमांड फंक्शन इन टर्म्स ऑफ आउटपुट W एंड V। गॉट इट? इजी है, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। इनपुट डिमांड फंक्शन इन टर्म्स ऑफ, यानी लेबर निकालना इन टर्म्स ऑफ W P या फिर W V एंड P, एंड K भी निकालना है W V एंड P। गाइस इसके टर्म्स में यहाँ पे हमें इसको सॉल्व करना है। गॉट इट फ्रेंड्स? यहाँ तक मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? तो गाइस वो बेसिकली हमसे इनपुट डिमांड की बात कर रहे हैं इधर, तो सॉल्व कर लेते हैं हम इसको गाइस, इनपुट डिमांड को एक एक करके गाइस हम इसको सॉल्व करते हैं इधर।